मैं प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देवरिया उत्तर प्रदेश, आप सभी का डैट देवरिया के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस लॉकडाउन के दौरान घर पर रहें, स्वयं को सुरक्षित रखें, औरों को सुरक्षित रखें और इस संबंध में सरकारी निर्देशों का पालन करें। तो आज मैं आप सभी के समक्ष व्याकरण का एक महत्वपूर्ण क्रिया लेकर के प्रस्तुत हूं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ चित्र दिखाना चाहते हैं। आप उन चित्रों का अवलोकन करिए और बताइए कि इन चित्रों में जो भी व्यक्ति है, प्राणी है, प्रकृति है, वो क्या कर रही है। अब देखिए, इस चित्र में बालक क्या कर रहा है। तो साधारण सी बात है कि इस चित्र में बालक दौड़ रहा है, क्योंकि उसका हाव भाव, उसका एक्शन देखने में ऐसा लग रहा है कि वो दौड़ने की मुद्रा में है। अब देखिए, इस चित्र में यह बालिका क्या कर रही है। तो इस चित्र में बालिका आम खा रही है। अगले चित्र की तरफ चलते हैं। इस चित्र में देखिए क्या हो रहा है। तो जैसा कि आप अपने दैनिक जीवन में रोज ही सुबह यह दृश्य देखते हैं कि इस चित्र में सूर्योदय हो रहा है। अब पीछे जो मैंने आपको चित्र दिखाए, उन चित्रों में जो भी घटनाएं हो रही हैं, अगर उनको हम एक वाक्य रूप में एक जगह रखें तो देखें क्या क्या हो रहा है। पहले चित्र में बालक दौड़ रहा है, दूसरे चित्र में बालिका आम खा रही है और तीसरे चित्र में सूर्योदय हो रहा है। ये तीनों वाक्य मैंने यहां पर लिख दिया है। इन तीनों वाक्य में आप देखिए कि जो लाल रंग के शब्द हैं उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उपरोक्त वाक्य में लाल रंग के पदों पर ध्यान दें। इन सभी पदों में किसी न किसी कार्य का करना या होना सूचित हो रहा है। तो आप देखिए, इसमें मैंने एक बार शब्द का प्रयोग किया, एक बार पद का। तो आप सोच रहे होंगे कि शब्द क्या है, पद क्या है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं कि जो शब्द होता है वो अकेले होता है, शब्द स्वतंत्र है, लेकिन जब उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो पद हो जाता है। जब ऐसे अकेले है तो शब्द है, और जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो पद है। यानी शब्द तो अपने मूल रूप में है। अब जैसे एक शब्द है, क्रिया को ही ले लें, जाना शब्द है, लेकिन राम बाजार जाता है, तो यहां जाना जाता में बदल गया। यानी वह जो है व्याकरण के नियमों से बध गया है वाक्य में जाकर के, और तदनुरूप अपने रूप में परिवर्तन भी लाता है। वाक्य में कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है, कर्ता स्त्रीलिंग है, अपलिंग है, वाक्य किस काल में है, वर्तमान काल में है, भूतकाल में है, भविष्य काल में है, किसमें है, उस हिसाब से उसके अनुसार शब्द अपना रूप बदल लेता है, जो विकारी शब्द होते हैं। तो मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि शब्द वो है जो स्वतंत्र होता है, अकेले होता है, और पद जो है वाक्य में जब वो शब्द बध जाता है तो उसे पद कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं कि मतलब पीछे जो हमने उदाहरण देखे उससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे
पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। कहते हैं ना कि ये मतलब इंग्लिश में भी है कि द वर्ड विच इंडिकेट्स एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो यानी जिसके द्वारा किसी कार्य का होना बोध होता है। जैसे अब पढ़ना जो शब्द है, इससे पता चल रहा है कि पढ़ने का कार्य हो रहा है, या हुआ या होगा जो भी, लेकिन वो जो है पढ़ने की क्रिया से संबंधित है। तो इस प्रकार से ढेर सारे उदाहरण हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। धातु। धातु जो है ये क्रिया के मूल रूप होते हैं, जो क्रिया के हर रूप में विद्यमान होते हैं, उसे ही क्रिया की मूल धातु कहते हैं। जैसे कि पढ़, लिख, जा, खा इत्यादि मूल धातुएं हैं। इन्हीं से इन क्रियाओं के अनेक रूप बन जाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है लिख। लिख क्या है? क्रिया की मूल धातु है। यानी ये जो लिखने से संबंधित जितनी भी क्रियाओं की जितने भी रूप होंगे, उन सब में लिख शब्द जरूर रहेगा। जैसे देखिए लिखा, अब यहाँ इसमें भी लिख शब्द है, क्योंकि लिख पे आ की मात्रा लग गई, लिखा। लिखता, इसमें भी लिख शब्द है, लिख के बाद ता अलग से आ गया। लिखते, इसमें भी लिख है। लिखती, इसमें भी लिख है, उसके बाद ती जुड़ गया है। लिखूं, इसमें भी जो है ख पे ऊ की मात्रा लग गई, लेकिन लिख उसमें है। लिखूंगा, लिखेंगे, लिखी थी, इन सब में लिख शब्द निश्चित रूप से है, और यही क्रिया की मूल धातु है। यानी धातु कौन सी है? क्रिया धातु किसे कहते हैं? कि क्रिया का वह मूल रूप जो उसके समस्त रूपों में विद्यमान रहता है, उसे क्रिया की मूल धातु कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम मूल धातु की पहचान कैसे करेंगे? तो हम जो है अगर एक आज्ञावाचक वाक्य बनाए, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा हम किसको देते हैं? किसी सामने वाले को, कि आप एक काम कर दो, यहां जाओ, यहां आइए, जैसे जो भी आप एक काम कर दीजिए, यहां आइए, तुम वहां जाओ, इस तरह का जो हम आदेश देते हैं तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। और ये हमेशा हम मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम को ही देते हैं। नाम लेके भी दे सकते हैं, या सामने वाले को बोल सकते हैं आप ये कर दीजिए, तुम वहां जाओ। लेकिन जब हम उसको तुम के रूप में संबोधित करें, यहाँ सम्मान अपमान की बात नहीं, बस हम पहचानने के लिए इसको मन में आप कर सकते हैं। तुम सर्वनाम का प्रयोग करते हुए एक आज्ञावाचक वाक्य बनाइए उस क्रिया का प्रयोग करते हुए, तो वहां पे क्रिया जिस रूप में होगी वही उसकी मूल धातु होगी। जैसे समझिए, हम हमेशा कहते हैं तुम खाओ, आप खाइए, लेकिन तुम के साथ तुम खा, तो वहां खा क्या है? मूल धातु। तू पढ़, पढ़ क्या है? मूल धातु। तू लिख, लिख क्या है? मूल धातु। ये सभी आज्ञावाचक वाक्य हैं, आज्ञार्थक वाक्य हैं, और इनमें क्रिया का मूल धातु ही प्रयुक्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तू जा, जा क्या है? क्रिया की मूल धातु है। तू हंस, क्रिया की मूल धातु है। तू काट, क्रिया की मूल धातु है। तू उड़, क्रिया की मूल धातु है। तो इस प्रकार से हम मूल धातु की पहचान कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई एक सवाल पूछ दे कि सोना एक क्रिया है, उसकी मूल धातु क्या होगी, तो आप तू लगा के किसी को सोने का आदेश दीजिए। तू सो, यानी सो क्या है? मूल धातु। इस तरह से आप पहचान सकते हैं किसी भी क्रिया की मूल धातु को। जैसे अगर जो है वो कि उड़ना, तो तू उड़। जैसे कि हो जाए कि दौड़, दौड़, देखिए यहाँ पे दौड़ का उदाहरण नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ। अब दौड़ना, दौड़ना क्रिया की मूल धातु क्या होगी, तो बोलिए तू दौड़, यानी दौड़ क्या हुआ? दौड़। दौड़ना क्रिया की मूल धातु क्या है? दौड़। तो आइए अब क्रिया के सामान्य रूप। हम क्रिया को अगर स्वतंत्र रूप में कहीं क्रिया को लिखना हो, या सामान्य रूप में, स्वतंत्र रूप में समझिए,
तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे क्रियाओं को हम स्वतंत्र रूप में या सामान्य रूप में जब उनका हम वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं? तो सामान्य रूप में क्रियाओं को लिखने का तरीका यह है कि हम मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रियाओं के सामान्य रूप बन जाते हैं। जैसे पढ़ मूल धातु है और उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। खेल मूल धातु है, उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? खेलना। हंस मूल धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हंसना। फिर पढ़ना, खेलना, हंसना, जाना, रोना, पीना, काटना, उड़ना, खाना, सोना, ये सब जो है क्रियाओं के सामान्य रूप है। इंग्लिश में भी इसी तरह से हम कुछ लिखते हैं तो इंग्लिश में भी जैसे वैसे तो होगा ही गोज, आई गो, वो अलग बात है। लेकिन गो को अगर हम एक सामान्य रूप में कहीं लिखते हैं क्रिया के रूप में तो गोइंग लिखेंगे। गोइंग एक क्रिया है, गोइंग इज अ वर्ब, गोइंग इज अ वर्ब कहेंगे, गो इज अ वर्ब नहीं कहेंगे, गोइंग इज अ वर्ब। तो गोइंग, राइटिंग, रीडिंग, डांसिंग, लाफिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब जो है ING लगा करके ही हम, जैसे यहाँ पे हम ना प्रत्यय लगा दे रहे हैं तो वहां हम जो है इस प्रकार से ING सफिक्स लगाते हैं। तो और ये लक्षण लगभग सभी भाषाओं में पाए जाते हैं जहां तक मैंने जाना है इसको। जैसे अगर हम कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ में जैसे होगा कि ओदू मतलब पढ़ो, लेकिन पढ़ना के लिए ओद उदू, हाँ उदू लग जाता है। हाँ होगू जाओ, लेकिन होगा उदू जाना, तो वहाँ उदू उदू लगता है। इंग्लिश में ING लगता है और यहाँ हिंदी में ना 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 क्रिया के सामान्य रूप में लगता है। तो अब हम क्रिया के भेद या प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्रिया के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों या भेदों में बांटा गया है। वे आधार हैं कर्म के आधार पे, यानी ऑब्जेक्ट के आधार पे, कर्ता के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर, कालक्रम के आधार पर, कि कालक्रम के अनुसार कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, इस आधार पे। तो देखिए कर्म के आधार पे हम क्रिया को दो भागों में बांटते हैं, दो प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला है सकर्मक और दूसरा अकर्मक। और फिर सकर्मक को भी तमाम जगहों पे, ऐसा बहुत अनिवार्य तो नहीं है लेकिन कई जगह देखने को मिलता है कि एक कर्मक और द्विकर्मक के रूप में बांटते हैं। अब कर्ता के आधार पे प्रेरणार्थक क्रिया एक ही प्रकार है और कालक्रम के आधार पे एक क्रिया का एक भेद जाना जाता है पूर्वकालिक क्रिया। अब ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन हम अगली स्लाइड्स में करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है, क्योंकि इसमें स उपसर्ग लगा है। अब स माने साथ। अब इसकी हम परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म की अपेक्षा या संभावना होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जहां क्रिया में ऑब्जेक्ट या कर्म की एक्सपेक्टेशन होती है या उसकी पॉसिबिलिटी होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, खाना, पीना, मारना, देना इत्यादि सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। उपरोक्त क्रियाएं बिना कर्म के संभव ही नहीं है, अतः सकर्मक क्रियाएं हैं। यानी इन क्रियाओं का यहाँ अकेले उल्लेख है, इनका वाक्य में प्रयोग नहीं है, एक शब्द के रूप में उल्लेख है, तो भी ये सकर्मक क्रिया ही होंगी, भले ही इनके साथ यहाँ पे किसी कर्म का उल्लेख नहीं है। चूंकि ये क्रियाएं जब भी होंगी तो
इनके साथ कोई न कोई ऑब्जेक्ट, कोई न कोई कर्म जरूर रहेगा, उसकी संभावना हर हाल में विद्यमान है। देखिए, राम आम खाता है, अगर यहाँ आम का उल्लेख ना भी होता तो राम खाता तो कुछ न कुछ तो जरूर खाता, और जो चीज खाता वो कर्म या ऑब्जेक्ट होती, यानी खाना क्रिया बिना कर्म के संभव ही नहीं है। मोहन दूध पीता है, दूध यहाँ पे कर्म है और पीना यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। दुष्यंत ने शेर को मारा, यहाँ पे मारना सकर्मक क्रिया और शेर कर्म है। लेकिन अगर जो है यहाँ पे तीनों वाक्यों में क्रमशः आम, दूध और शेर का उल्लेख न भी होता और सिर्फ इतना रहता कि राम खाता है, मोहन पीता है और दुष्यंत ने मारा, तो भी ये क्रियाएं सकर्मक क्रिया ही होती। या केवल खाना पीना मारना अगर परीक्षा में पूछ दिया जाए कैसी क्रियाएं हैं, तो भी ये सकर्मक क्रियाएं ही होंगी, भले ही इनका किसी वाक्य में कर्म के साथ प्रयोग नहीं हुआ है। यानी सकर्मक क्रियाएं प्रत्येक दशा में सकर्मक क्रिया ही होती है, चाहे उसके साथ कर्म का उल्लेख हो या न हो। वही चीज आगे देखिए लिखा हूं, जरूरी नहीं कि किसी वाक्य में इन क्रियाओं के साथ कर्म का उल्लेख हो तभी ये सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। ये क्रियाएं स्वतंत्र रूप में अकेले लिखी हों या फिर किसी वाक्य में बिना कर्म के लिखी हों, तो भी ये सकर्मक क्रिया ही कहलाएंगी। यहाँ उदाहरण के रूप में हमने दो वाक्य लिए हैं, राम आम खाता है, राम खाता है। उपरोक्त दोनों ही वाक्यों में खाना सकर्मक क्रिया है, जबकि प्रथम वाक्य में कर्म यानी आम का उल्लेख है और दूसरे वाक्य में कर्म का उल्लेख नहीं है। दूसरे वाक्य में सिर्फ यह है कि राम खाता है। तो यहाँ पे दोनों ही वाक्यों में खाना सकर्मक क्रिया होगी, भले ही प्रथम में बता दिया गया कि राम आम खाता है, वहां पे कर्म का उल्लेख है, ज्ञात कर्म है, ज्ञात ऑब्जेक्ट है, नोन ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरे में क्या है, राम खाता है, वहां पर भी कर्म है, लेकिन वो क्या है, अज्ञात है, वो हिडन है, छुपा हुआ है। क्योंकि जब राम खाएगा तो कुछ न कुछ तो जरूर खाएगा, और जो कुछ खाएगा, जो खाद्य पदार्थ होगा, वही कर्म होगा। दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। यानी कर्ता तो क्रिया को करता है, कर्ता किसे कहते हैं, सब्जेक्ट। जो किसी कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट। यानी क्रिया किसके द्वारा की जाती है, सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा, लेकिन उसका फल कहां पड़े, कर्म पे यानी ऑब्जेक्ट पे, वहां पे क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। उपरोक्त दोनों ही वाक्यों में खाने की क्रिया का फल खाद्य पदार्थ पर पड़ रहा है। यानी वहां पे जो खाने की क्रिया से खाद्य पदार्थ पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है, ऐसा तो नहीं कि खाद्य पदार्थ अप्रभावित है। खाद्य पदार्थ ही तो अंत में राम की जठराग्नि में जलेगा, चाहे वो जो भी हो। तो यानी खाद्य पदार्थ को खाएंगे तो खाद्य पदार्थ ही समाप्त होगा, खाद्य पदार्थ ही चबाया जाएगा, खाया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कर्ता राम है, क्रिया खाना है, लेकिन प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, और चाहे वो कर्म ज्ञात हो, अज्ञात हो, वाक्य में उल्लिखित हो या न उल्लिखित हो, प्रकट हो, छुपा हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना जो ये क्रिया है ये सदैव सकर्मक क्रिया होगी, और ऐसे सभी सकर्मक क्रियाएं हर हाल में सकर्मक क्रिया होती हैं। इन क्रियाओं को अगर जानना है तो इसका एक तरीका है कि जैसे है कि खाना पूछ दिया, खाना कैसी क्रिया है, तो उसको लेकर के हम क्या और किसे से लेकर के हम प्रश्न बनाएंगे, और प्रश्न अगर सार्थक लगता हो, उचित लगता हो, वाजिब लगता हो, जेन्युइन लगता हो, तो वह जो है क्रिया अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की अपेक्षा या संभावना नहीं रहती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे सोना, हंसना, मुस्कुराना इत्यादि।
उपरोक्त क्रियाएं बिना कर्म के भी संभव हैं, अतः सकर्मक क्रियाएं हैं। यानी इन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं है, बिना कर्म के ही क्रियाएं हो जाती हैं, अतः जो है इन्हें अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे राम सोता है, मोहन हंसता है, दुष्यंत मुस्कुराता है। यहां पे कर्म का उल्लेख नहीं है, लेकिन यहां कर्म का उल्लेख संभव भी नहीं है। राम सोता है तो राम सोता ही है रहेगा, इसमें हमें नहीं कह सकते कि राम नींद सोता है, कोई नहीं कहता है। मोहन हंसता है, इतना ही काफी है, कोई नहीं कहता है कि मोहन हंसी हंसता है। दुष्यंत मुस्कुराता है, इतना ही पर्याप्त है। हम जबरदस्ती का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, जबरदस्ती का कर्म नहीं क्रिएट कर सकते कि दुष्यंत मुस्कुराहट मुस्कुराता है, ऐसा नहीं है। तो यानी राम सोता है, मोहन हंसता है, दुष्यंत मुस्कुराता है, यही काफी है। मोहन शर्माता है, जैसे मतलब राधा शर्माती है, तो शर्माना भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। ये नहीं कहेगी कि राधा शर्माती है, ये जबरदस्ती का एक कर्म का उल्लेख हो गया। यानी ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की संभावना नहीं रहती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, भले ही वो स्वतंत्र रूप में अकेले लिखी हों। अगर कहीं लिख दिया कि सोना कैसी क्रिया है, तो आप जो है एक सवाल पूछेंगे, वही क्या और किसे वाला जो पिछली स्लाइड में बताया था कि क्या और किसे जैसा प्रश्न हम यहाँ पे भी बनाते हैं इन क्रियाओं को लेकर के, तो प्रश्न बड़ा हास्यास्पद लगता है, अनुचित लगता है। जैसे अब कोई पूछे राम सोता है, तो वाक्य है लेकिन राम क्या सोता है, ये तो बड़ा विचित्र प्रश्न लग रहा है। राम क्या सोता है? मोहन हंसता है, मोहन क्या हंसता है? मोहन किसे हंसता है? राम किसे सोता है? दुष्यंत क्या मुस्कुराता है या किसे मुस्कुराता है? ये सारे प्रश्न जो है हास्यास्पद लग रहे हैं, अनुचित लग रहे हैं। इसलिए जो है सोना, हंसना, मुस्कुराना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। आगे इन दोनों का अंतर आपको अगली स्लाइड में बताया जाएगा। तो आइए आगे। देखिए यहां हमने दो कॉलम बनाए, एक तरफ सकर्मक क्रिया, दूसरी तरफ अकर्मक क्रिया, और यहाँ पे हमने कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं, लगभग 3 बिंदु हैं। इन आधार पे दोनों में अंतर बताया गया है। क्रिया के साथ, देखिए सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म की अपेक्षा रहती है, अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है। सकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। तीसरा बिंदु है कि सकर्मक क्रिया में क्या और किसे जैसे प्रश्न सार्थक लगते हैं, जैसे क्या मारा, किसे मारा, अर्थात मारना सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में क्या और किसे जैसे प्रश्न निरर्थक, अनुचित लगते हैं, जैसे क्या सोया, यह प्रश्न अनुचित प्रतीत हो रहा है, अतः सोना अकर्मक क्रिया है। सब मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं उनके साथ अनेक कर्मों की संभावनाएं रहती हैं, अनेक ऑब्जेक्ट की। जैसे खाना, तो खाने में व्यक्ति बहुत चीजें खा सकता है, हमें नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर यही चीज खाया। राम खाएगा तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज खाएगा, राम कुछ भी खा सकता है। अगर कहीं लिखा कि राम ने खाया, तो हम सोच सकते हैं कि राम ने क्या खाया, तो आप एक चीज नहीं बता सकते एग्जैक्ट। राम अंगूर भी खा सकता है, केला भी खा सकता है, संतरा खा सकता है, सेब खा सकता है, तो वहां ढेर सारी संभावनाएं हैं। लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्म तो पहली बात उसकी आवश्यकता ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ जबरदस्ती का भी बनाए तो वो चीज एक ही होगी। राम सोता है तो जब भी सोएगा नींद में ही सोएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है वहां पे। राम जब हंसेगा तो हंसी ही हंसेगा, दूसरा कोई विकल्प, दूसरी कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए वहां पे कर्म की आवश्यकता या कर्म का उल्लेख नहीं होता है, क्योंकि वहां पे फिक्स रहता है। तो आइए आगे चलते।
देखिए, इस चित्र के माध्यम से मैंने यह समझाने का प्रयास किया है, जो पहला चित्र है जिसमें तीर सीधा है और दूसरे में से मुड़ा हुआ है, तो ऊपर वाले चित्र में जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया है और उसका फल, कर्ता जो है देखिए सकर्मक क्रिया को कर रहा है और उसका फल कर्म पर पड़ रहा है। यानी दुष्यंत ने सकर्मक क्रिया किया कि मारा शेर को, और उसका फल किसके पड़ेगा? शेर पे, क्योंकि शेर को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब देखिए अकर्मक क्रिया में कर्ता कार्य कर रहा है, राम सो रहा है, तो राम के सोने से यानी अकर्मक क्रिया करने से जो फल है स्वयं उसके पे पड़ेगा, उसको शांति सुकून मिलेगा, उसका जो उसकी मानसिक थकान है वो मिटेगी, उसके दिमाग को आराम मिलेगा। तो यहाँ पे यानी जब सकर्मक क्रिया में कर्ता के क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है, अकर्मक में कर्ता के क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर ही लौट करके आ रहा है। तो आइए चलते हैं। यहाँ देखिए हमने इस प्रकार का एक पूरा ये एक सारणी बना दी है, और इसमें मतलब एक तरह से तुलनात्मक सारणी है जिसमें तुलना किया जाएगा सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बीच। यहाँ अंतर के 3 बिंदु हैं: कर्म की अपेक्षा, क्रिया का फल, क्या किसे जैसे प्रश्न। इन तीनों बिंदुओं पर हम देखते हैं कर्म की अपेक्षा सकर्मक क्रिया में हाँ, अकर्मक क्रिया में नहीं। क्रिया का फल दूसरा है, क्रिया का फल सकर्मक क्रिया में कर्म पर पड़ेगा और अकर्मक क्रिया में कर्ता पर पड़ेगा। फिर देखिए क्या किसे जैसे प्रश्न सकर्मक क्रिया में उचित होते हैं, अकर्मक क्रिया में अनुचित प्रतीत होते हैं। जैसा कि आपको पीछे के चार्ट में दिखाया गया था क्रिया के भेद या प्रकार में, कि क्रिया के भेद या प्रकार के कई आधार हैं, जिसमें कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया 2 भेद बताए गए थे, और कर्ता के आधार पे एक भेद था प्रेरणार्थक क्रिया, और फिर अगला था कालक्रम के आधार पे पूर्वकालिक क्रिया। तो ये भी बताया गया था आपको। हालांकि प्रेरणार्थक क्रिया शुरू करने के पहले मैं एक चीज देखिए बता देना चाहता हूं, जो वहां चार्ट में भी दिखाया गया है कि सकर्मक क्रियाओं के भी 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो ये बड़ा आसान है कि जिस जहां पर क्रिया के साथ एक ही कर्म का उल्लेख हो एक कर्मक है, और जहां क्रिया के साथ 2 कर्म का उल्लेख हो, 2 ऑब्जेक्ट्स हों, वहां पे द्विकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण दे देता हूं कि जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक करता है, पुस्तक कर्म है और एक ही कर्म है। यहां पे पढ़ना क्या है? एक कर्मक क्रिया है, एक कर्मक। सकर्मक है लेकिन सकर्मक में भी यहां पे एक ही कर्म है उसके साथ। द्विकर्मक में क्या होगा कि जैसे ये हो कि शिक्षक ने विद्यार्थी को गणित पढ़ाया, शिक्षक ने विद्यार्थी को गणित पढ़ाया। शिक्षक करता है लेकिन वहां पे 2 कर्म हैं, एक विद्यार्थी और दूसरा गणित। तो यहां पे पढ़ाना द्विकर्मक क्रिया हो गई। आइए प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवाता है। ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इनमें प्रकारांतर से देखा जाए तो 2 कर्ता होते हैं। अब जिन क्रियाओं का कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके काम करवाए उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इनमें 2 कर्ता होते हैं। पिता ने पुत्र से संदेश भिजवाया। अब यहाँ पिता स्वयं संदेश लेकर के नहीं जा रहा है, बल्कि वो अपने पुत्र से संदेश भिजवा रहा है, पुत्र को प्रेरित कर रहा है कि बेटा तुम संदेश लेकर के जाओ। अब देखिए कई बार परीक्षाओं में
उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान मुझे ये समझ में आया कि बच्चों में एक इसको लेकर के गलत अवधारणा है, मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब वो ये समझते हैं कि ऐसी क्रियाएं जिससे हमें मतलब वो मोरल स्टोरीज टाइप का समझते हैं कि जिससे हमें प्रेरणा मिले। वो लिखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया का तात्पर्य ये है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, देश के लिए आत्म बलिदान करना चाहिए, और सरदार भगत सिंह ने प्रेरणार्थक कार्य किया था। तो इसमें हमें कहानी नहीं लिखनी है, क्रिया का वह रूप कि जिसे देख करके ही पता चल जाए कि कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाया जा रहा है। हमको वाक्य नहीं लिखा मिलेगा कि पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा तुम संदेश लेकर के जाओ। यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग ही नहीं हुआ है, केवल क्रिया का रूप देख करके लग जाए। जैसे आप देखिए, पढ़ना सकर्मक क्रिया है, ठीक ना, लेकिन पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया है। कहीं नहीं बताया गया कि टीचर ने बच्चे से कहा कि तुम पढ़ो, टीचर ने बस सिर्फ पढ़वाना। इसी से पता चल गया कि इस क्रिया के रूप से पता चल जा रहा है कि व्यक्ति स्वयं न पढ़ के किसी और से पढ़वा रहा है। तो पढ़वाना, लिखवाना, गवाना, ये सारे प्रेरणार्थक क्रिया के रूप हैं। अब देखिए, क्रिया का एक और भेद है, पूर्वकालिक क्रिया। तो जब एक कार्य के समाप्त होने पर दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो प्रथम कार्य को इंगित करने वाला पद पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे पंकज खाना खाकर सो गया, तो यानी पहला काम क्या किया, वो खाना खाया, और खाना खा के जब पहला काम खत्म हो गया तो दूसरा काम क्या किया, सो गया। तो यहाँ दो क्रियाएं हैं, खाना और सोना। तो खाना जो है यहाँ पे वो पूर्वकालिक क्रिया है, खाकर। तो जो पूर्वकालिक क्रिया है वो प्रायः क्रिया के मूल धातु में कर जोड़कर बनाया जाता है। खा मूल धातु है, खाकर, पढ़ मूल धातु है, पढ़कर, लिखकर, जा मूल धातु है, जाकर। यानी मूल धातु में जब कर जोड़ दिया जाता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया का रूप बन जाता है। पंकज खाना खाकर सो गया, वह पढ़कर वापस आ गया, वह लिखकर मिटा दिया। ये सारे जो है इसमें जो कर 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 लगा है, लिखकर, पढ़कर, खाकर, ये सब पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। काल मतलब समय और पूर्व माने पहले। जो कालक्रम में समय के अनुसार पहले घटित हो और उसके बाद दूसरी क्रिया घटित होती हो तो पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्रिया को भली भांति समझ गए होंगे, और अगर इसके संबंध में कोई भी परेशानी है, कुछ है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। आपकी समस्या का निराकरण जरूर किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।